जिंदगी.exe सोपान 3 शेक्सपियर इन द मेकिंग। कंप्यूटर तो अब घर में बाकायदा स्थापित हो चुका था। स्थापित क्या, कहिए कि उसने धीरे धीरे घर में अपना एक स्वतंत्र गणराज्य बना लिया था, जिसके आजीवन राष्ट्रपति आशु भैया स्वयं थे। प्रिंस ऑफ पर्शिया खेला जा चुका था। पैकमैन को भी यथोचित सम्मान दिया जा चुका था। वीडियो गेम वाला डिब्बा अब कोने में बैठा मन ही मन जलकुक्कल हो रहा था। समय बदल रहा था, और आशु भैया भी। कहते हैं मशीनों में भावनाएं नहीं होती, पर यह सिद्धांत आशु भैया के कमरे के बाहर तक ही लागू होता था। कमरे के भीतर प्रवेश करते ही कंप्यूटर एक जीवित प्राणी बन जाता था। कभी उसे आराम चाहिए होता, कभी वो रूठ जाता, कभी उसकी हार्ड डिस्क का मूड खराब हो जाता, कभी मॉडेम किसी कारणवश संसार से संवाद करने से इनकार कर देता। धीरे धीरे आशु भैया ने अपने मन में एक अलग ही डिजिटल लोक बसाना शुरू कर दिया था। एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें बोलती थीं, गेमों के पात्र नौकरी करते थे, फाइलें भाग जाती थीं, और वायरस बाकायदा खलनायक की भूमिका निभाते थे। उस लोक में नियम भी उन्हीं के थे और कहानियां भी। उम्र अब किशोरावस्था की थी, और किशोरावस्था का सबसे बड़ा गुण यह है कि मनुष्य को हर दूसरे दिन लगता है कि वो किसी महान खोज के ठीक पास पहुंच गया है। मुफ्त के प्रोजेक्ट तो चल ही रहे थे, गेम खेले जा रहे थे, गाने डाउनलोड हो रहे थे, फिल्में देखी जा रही थी, और उस युग की नैतिकता के अनुसार ये सब पूर्णतः सांस्कृतिक आदान प्रदान की श्रेणी में आता था। पायरेसी नामक शब्द अभी आम भारतीय किशोरों की शब्दावली में विधिवत प्रवेश नहीं कर पाया था। दूसरी ओर आशु भैया का एक और मिशन भी निरंतर सक्रिय रहता था, जेब खर्च वृद्धि अभियान। यह अभियान अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उद्देश्य था अपने पैसे स्वयं कमाना। संसाधन थे शून्य, अनुभव था शून्य, आत्मविश्वास था आवश्यकता से लगभग 4 गुना अधिक। बोलना उन्हें बहुत पसंद नहीं था, लिखना पसंद था, और किशोरावस्था में यदि रचनात्मक ऊर्जा को रास्ता ना मिले तो वो कहीं भी बह सकती है। इसलिए उन्होंने डायरी लिखनी शुरू कर दी। घर में किसी शुभ घड़ी में उनका परिचय शरद जोशी से हो गया। फिर जो हुआ वो लगभग अवश्यंभावी था। हाथ से भीतर गया, हाथ से बाहर आया। न्यूटन के गति संबंधी सिद्धांतों का ऐसा सफल प्रयोग विज्ञान की पुस्तकों में भी कम ही मिलता है। डायरी में छोटे छोटे व्यंग्य लिखे जाने लगे, मजेदार घटनाएं दर्ज होने लगी, किस्से गढ़े जाने लगे, और फिर उन सबको पढ़कर लेखक स्वयं ही स्वयं को शेक्सपियर घोषित कर देता। उस समय शेक्सपियर का अर्थ महान नाटककार नहीं था। उस समय शेक्सपियर का अर्थ था दुनिया का सबसे मजेदार आदमी, अर्थात टेपा सम्मेलन का भावी सम्राट। जीवन सुचारू रूप से चल रहा था कि तभी इंटरनेट नामक महाशक्ति का प्रवेश हुआ। किसी सज्जन ने सलाह दी, ब्लॉग बना लो। आशु भैया ने पूछा, उससे क्या होगा? उत्तर मिला, तुम्हारी डायरी इंटरनेशनल हो जाएगी। बस इतनी जानकारी पर्याप्त थी। ब्लॉग स्थापित कर दिया गया। अब तक जो लेखन डायरी के पन्नों में कैद था वो सीधे विश्व समुदाय के समक्ष प्रस्तुत होने लगा। दुनिया पढ़ेगी, टिप्पणियां करेगी, विचार विमर्श होगा, और संभवतः संयुक्त राष्ट्र भी किसी दिन ध्यान देगा। ऐसी आशाएं थीं। इसी दौरान एक और रोग लग गया, शेर व शायरी का। एक पुस्तक हाथ लगी जिसमें चुनिंदा शायरों के शेर थे। शेर समझ में नहीं आता था तो नीचे दिए गए तारांकन चिन्ह और शब्दार्थ पढ़े जाते थे। फिर भी ना समझ आए तो शब्दकोश था, और अंतिम उपाय के रूप में गूगल चाचा थे। धीरे धीरे भाषा का संसार भी फैलने लगा। शब्द बढ़े, जिज्ञासा बढ़ी, और भ्रम भी बढ़ा कि साहित्यिक महानता अब अधिक दूर नहीं है। ब्लॉगिंग के साथ साथ इंटरनेट की विशाल बस्तियों में भी आवाजाही बढ़ने लगी। फोरम मिले, चर्चाएं मिली, और नकली आईडी बनाने की अनंत स्वतंत्रता भी। उस युग में मोबाइल नंबर सत्यापन जैसी दमनकारी व्यवस्थाएं नहीं थी। एक ईमेल बनाओ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। लोकतंत्र अपने चरम पर था। याहू चैट के दिनों में अनेक मित्र बने, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ शायद जो बताते थे वो नहीं थे। परंतु ये सब जल्दी समझ में आ गया था कि साइबर लोक में चेहरे से अधिक महत्व व्यवहार का है। वाइब्स ठीक हों तो मित्रता हो जाती थी। नाम असली है या नकली, ये बात की बात थी। फिर भी आशु भैया सावधान प्राणी थे। न वीडियो चैट, न असली नाम, न अनावश्यक वीरता। इंटरनेट की दुर्घटनाओं की कथाएं सुन सुनकर उनमें एक प्रकार की डिजिटल सामाजिक दूरी विकसित हो चुकी थी। इसी बीच एक दिन किसी ने सूचना दी, अंग्रेजी में लिखो तो पैसे भी मिलते हैं। आशु भैया उस दिन सचमुच उछल पड़े। पैसे पैसे लिखने के? यह विचार उनके मस्तिष्क पर वज्रपात के समान गिरा। जेब खर्च की आकांक्षा पहले से मौजूद थी, लिखने का कीड़ा भी जीवित था।
दोनों का गठबंधन होते ही ऑनलाइन धनार्जन अभियान प्रारंभ हो गया। खोजबीन शुरू हुई, असंख्य योजनाएं मिली, असंख्य ठगी भी दिखाई दी। कहीं निवेश चाहिए था, कहीं क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड उस समय उतनी ही दुर्लभ वस्तु थी जितना आज किसी विद्यार्थी के पास निजी हेलीकॉप्टर। ऊपर से लोक मान्यता ये थी कि एक बार ऑनलाइन भुगतान किया और अगले दिन खाते से सारे पैसे गायब। अतः सिद्धांत स्पष्ट था, निवेश शून्य, जोखिम न्यूनतम, जिज्ञासा अधिकतम। इसी यात्रा में एक दिन माई लॉट नामक पड़ाव मिला। कुछ मेहनत हुई, कुछ लिखाई हुई, और आशु भैया ने अपने जीवन के पहले $5 कमाए। $5। राशि छोटी थी, परंतु अनुभूति विराट। फिर पता चला कि डॉलर सीधे जेब में नहीं आते। पेपाल नाम की भी कोई वस्तु होती है, उसे बनाना पड़ता है, उसे सत्यापित करना पड़ता है, और उसके लिए भी अलग जुगाड़ चाहिए। सौभाग्य से जुगाड़ तंत्र सक्रिय था। एक रास्ता निकला, काम बन गया। इसके बाद आईएम फोरम से लेकर न जाने कितनी ऑनलाइन बस्तियों में आवाजाही हुई। कुछ छोटे मोटे धोखे भी मिले, कुछ चालाक लोग भी मिले, लेकिन अधिकांश लोग मेहनतकश और ईमानदार ही निकले। चेहरे नहीं थे, नाम भी हमेशा असली नहीं थे, पर काम असली था। और धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगी, इंटरनेट पर पैसा कमाने का कोई त्वरित मार्ग नहीं होता। हां, पैसा खोने के त्वरित मार्ग अवश्य असंख्य होते हैं। बाकी ऑनलाइन धनार्जन अभियान अभी जारी है, और उसकी अगली कथा अगले सोपान में कही जाएगी। जिंदगी.exe इति सोपान 3 संपन्नम।